नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। और कितने वायरस और कितने फंगस और कितनी बीमारियां लोगों को घेरती रहेंगी और लोगों की जान लेती रहेंगी, एक के बाद एक। पहले कोरोना वायरस, पहली लहर, फिर दूसरी लहर, उसके बाद काला फंगस, फिर सफेद फंगस। इस तरीके से लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं कि लोग अब असमंजस में हैं, करें तो क्या करें और बचे तो बचे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर बच भी गए तो आगे क्या भरोसा, अगली और तीसरी लहर आने वाली है, उसके बाद कोई और बीमारी ना आ जाए। जैसे दूसरी लहर के बाद ब्लैक फंगस आ गया, सफेद फंगस आ रहा है। तो ये तरीके, जिस तरीके से चीजें आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा की है। दूसरी तरफ हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके की स्थितियों में, परिस्थितियों में है, आप सभी उससे वाकिफ हैं। उसके बावजूद भी तमाम मेडिकल वर्कर्स की टीम जो है लगातार लगी हुई है, और जो वॉरियर्स, हेल्थ वर्कर्स जो लगे हुए हैं अपने काम पर, अपनी ड्यूटी पर, वो कहीं ना कहीं इस वायरस से लड़ने में आगे दिखाई देते हैं। बावजूद इसके वायरस और ज्यादा बड़ा और बीमारी और ज्यादा बड़ी होती चली जा रही है। लेकिन इसके बीच सवाल यही कि और कितने वायरस, और क्या इसी तरीके से चीजें और परिस्थितियां बनती रहेंगी। तो खबर फास्ट भी आज जो सवाल उठा रहा है, अब बात उनकी करेंगे किस तरीके से परिस्थितियां अब बदलती जा रही हैं। तो आपके मन में भी कोई और सवाल हो तो आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो हम जो सवाल आज उठाने जा रहे हैं, अब उनकी बात करेंगे। तो ब्लैक फंगस के बाद अब सफेद फंगस, अब इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्या इससे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं हम? वायरस से लड़ने में नाकाम हो गए, क्या अब फंगस से लड़ पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा जो मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे, उसके जरिए क्या ये लड़ाई हमारी आसान हो पाएगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। उसके अलावा हम देख भी रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब से कोरोना गया है, काफी परेशानियां वहां खड़ी हो गई। तो हमारे टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी राय, अपना सवाल, अपनी बात जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये सवाल है आपका, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया जो हैं वो जुड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे। एंटी कोरोना टास्क फोर्स के चीफ एडवाइजर हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आज यही सवाल है, लोग भी कह रहे हैं कि अब क्या और कितने वायरस आएंगे और कितनी लहरें आएंगी और कितने फंगस, एक के बाद एक चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस बढ़ा रही हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। आप आज, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के भी और हमारे भी मन में जो बहुत सारे विचार आ रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर, उनका आप थोड़ा समाधान अगर कर पाएँ। देखिए, वायरस तो भी एक ही है, कोविड वायरस है जो म्यूटेशन कर रहा है। लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड फंगस जो है, पहले ब्लैक फंगस आया, अब व्हाइट फंगस जिसका आज रिपोर्टेड है, ये भी शुरू हो गया और बिहार में कुछ केसेस रिपोर्टेड हुए हैं। लेकिन अभी कोई ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फंगस, ब्लैक और व्हाइट, ये पहले भी थे, लेकिन अभी ब्लैक फंगस की नंबर जो केसेस है वो अचानक से बहुत बढ़ गए हैं। उसका भी एक कारण है। और व्हाइट फंगस है वो कुछ केसेस में देखा गया है जो कैंडिडा से होता है। और ये थोड़ा सा इसमें खराबी ये है कि ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि वो ब्लैक फंगस के लिए बता रहे थे कि लंग्स में और ब्रेन में जा रहा है, तो ये कई और ऑर्गन्स में, जैसे किडनी है, नेल्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कई और जगह पे भी पहुंचता है और वहां ज्यादा डैमेज कर सकता है। लेकिन अभी इसको लेके घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, पंजाब सरकार ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया, और भी दूसरे स्टेट्स हैं, दिल्ली भी कह रहे हैं कि हम इसे अगर ज़रूरत लगेगी तो महामारी घोषित करेंगे और उसी तरीके से इसको लेकर आगे फाइट करेंगे। जो ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों में कहीं ना कहीं इसको लेकर डर वाकई है, बन रहा है? बिल्कुल है। और जो ब्लैक फंगस की आप बात कर रहे हैं, वो एक महामारी घोषित करने के लिए सेंटर ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और इसका कारण अगर देखेंगे तो काफी कुछ कारण हमारी अनभिज्ञता और गलत आदत के कारण हो रहा है। पहला तो आपको ये समझना है कि डायबिटिक लोगों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है या ज्यादा हो रहा है। ठीक है। और जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है साथ में एसोसिएटेड, जैसे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, इम्यूनोसप्रेसिव पे है, किसी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, इम्यूनिटी बहुत कम है, न्यूट्रोफिल काउंट, न्यूट्रोपीनिया है, काउंट कम है। तो जो ये कोमॉर्बिड कंडीशंस है जहां इम्यूनिटी आपकी बहुत कम है और वहां पे स्टेरॉइड दिया गया है
जिससे ये वायरस अपॉर्चुनिस्टिक वायरस की तरह ग्रोथ करने लगा है। हाँ। और ये ग्रोथ जैसे नॉर्मल पहले होता था कुछ केसेस में, ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा है, इस हाँ। बार नंबर भी बहुत ज्यादा है केसेस के। तो ये समझदारी ये रखनी है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि हम लोगों ने, आपने देखा होगा बहुत सोशल मीडिया में आने लगा कि भाई इतनी महंगी महंगी दवाई जरूरत नहीं है, ये स्टीरॉइड की दवाई बड़ी रामबाण दवा है, ले लो। हाँ। तो यहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है ये तो दूसरों को देख के अपनी दवा शुरू कर देती है। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट से उठाया, पर्चा लिया और बनवा ले आए अपना स्टीरॉइड। कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, ये उनको मालूम नहीं। माइल्ड केस में स्टीरॉइड का कोई रोल ही नहीं है। जहाँ पे इन्फ्लामेटरी मार्कर्स ज्यादा बढ़े हैं तब भी एक रेगुलेटेड डोज में दिया जाना चाहिए स्टीरॉइड, और वो भी आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर आप इसको टेपर ऑफ करके बंद करें। और उस समय भी अगर आप शुगर नहीं भी है तो स्टीरॉइड लेने से शुगर कई बार वापस शुरू हो जाती है, डायबिटीज शुरू हो जाती है। हाँ। या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है तो आपका शुगर लेवल मेंटेन होना चाहिए। और अगर डायबिटिक है तो शुगर अचानक से बहुत तेज बढ़ सकती है। तो अगर वो मॉनिटर करना, ये तो तभी हो सकता है जब आप किसी डॉक्टर की देख रेख में हो। अगर आपने खुद से ये दवाइयां ले ली और या फिर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ दिस मेडिसिन, झोला छाप डॉक्टर्स या ऐसे ही डॉक्टर्स जो कि अभी जानकारी पूरी नहीं है और दवाइयां शुरू कर दें, इनके कारण ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो स्टीरॉइड को रामबाण दवा उसी समय है जब स्पेसिफिक केस में आपकी जरूरत है, तब डॉक्टर की निगरानी में लें और जितने बताई हुई अवधि है उतना ही लें और शुगर को कंट्रोल थ्रू आउट करें। और इम्यूनोसप्रेसिव अगर आपका कोई ले रहे हैं तो आपको खास परहेज लेने होंगे उस समय में और सावधानियां लेनी होगी। अगर ये चीजों का प्रावधान ठीक रहेगा तो ये ब्लैक फंगस पे हम विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आज के दिन जो ब्लैक फंगस हो गया है तो ये समझना है कि ये घर में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। आपको अपने बेस्ट सेंटर में वहां जाना है और इसका इलाज कराना है। इंजेक्शन है जिसे इंजेक्शन इंट्रावेनस दिया जाता है, एम्फोटेरेसिन भी। और हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब इसका समझ लीजिए 4 हफ्ते तक का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से है। डॉक्टर साहब, इलाज अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ और ये बता दीजिए, क्योंकि आपकी बात से जो चीज़ समझ में आई कि लोगों में अनभिज्ञता है, लोग नासमझी कर जाते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अगर वो डॉक्टर्स के पास समय रहते आ जाएं, थोड़ी सी समस्या अगर उनको लगती है और डॉक्टर के पास आ जाते हैं, तो क्या ये प्रिक्योरेबल है? क्या इससे बचा जा सकता है? और अगर कंडीशन, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि इससे स्टेरॉयड ले लेते हैं तो उससे शुगर बढ़ जाती है, और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं या कैंसर से जो लड़ रहे हैं, कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उनको अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है इस फंगस के बारे में, तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है अगर मरीज ज़्यादा पहले दूसरी बीमारियों से भी लड़ रहा है? तो देखिए, पहला तो आपको ये समझना जरूरी है कि कोरोना जब हुआ तो ये शुरुआत में नहीं होता है, ये फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस। ये जब रिकवरी हो जाती है उसके दौरान में होता है। जब आप एक तरह से मर्ज से आप निकल गए तब ये दूसरा मर्ज सामने आ जाता है। तो पहले तो ये समझना है कि कोरोना से इसको आप डिफरेंशिएट नहीं करिए। कोरोना खत्म होके जब आप रिकवरी में जा रहे हैं तब हो रहा है। और जब रिकवरी में आप जा रहे हैं तो 2 तरह से ये ब्लैक फंगस पॉसिबल है ज्यादा कॉमनली। एक तो है जो आपका साइनसेस के थ्रू होके आई में ऑर्बिट में जाके और फिर ब्रेन में जाता है। ये जो रास्ते में जाता है तो इसमें शुरुआत के सिम्टम्स आपको लगती है, आँख के आसपास सूजन आना, आँख का बाहर निकलने की टेंडेंसी होना, सिर दर्द, हेडेक होना, लाली सी होना, नाक में कई बार ब्लैक क्रस्ट निकलना, ये इस तरह की शुरुआत सिम्टम्स है। अगर ये अचानक से कोरोना के रिकवरी पीरियड में अचानक होने लगा, ये साइनसेस आपको साइनसाइटिस होने लग गई वापस से, अभी आप ठीक हो गए फिर अचानक से नजला होने लग गया रिकवरी में, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये हो सकता है ये ब्लैक फंगस हो और इस समय दवा से ये पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। अगर देरी कर दी तो फिर साइनसेस से आप अंदर से सफाई करके भी इसको ठीक कर सकते हैं। कभी ऑर्बिट में चला जाए तो आपको निकालना पड़ सकता है, नहीं तो अगर ब्रेन में चला जाए तो ऑलमोस्ट 50% केसेस में डेथ हो जाती है। इसीलिए ये बड़ा भयानक रूप ले सकती है। तो आपको ये समझना है कि 5 दिन का हेर फेर में ये कहानी इस पार से उस पार जा सकती है। तो जैसे ही शुरुआत के सिम्टम हो रिकवरी फेज में और ये कोई भी चीज आए तो आप तुरंत एक अपने डॉक्टर से संपर्क करें और परेशान ना हो। बस यही आपको ध्यान रखने की चीज है। एक चीज और डॉक्टर साहब, क्या ये केवल कोरोना जिसको हुआ और वो रिकवरी स्टेज में जैसे आपने बताया केवल उसी को होगा, या फिर
किसी को अगर कोरोना नहीं भी हुआ है या फिर उसको सिम्टम्स बिल्कुल नहीं आए, हो सकता है कोरोना उसके अंदर हो और ना उसने इलाज लिया ना वो डॉक्टर के पास गए और सिर्फ केवल अपने घर पर ही कुछ दिन के आराम के बाद वो ठीक हो गए हैं बगैर किसी सिम्टम्स के भी, उसके बाद भी वो रिकवरी स्टेज में होते हैं, तो उनको भी इसके होने के चांसेस हैं? देखिए, अगर पेशेंट माइल्ड सिम्टम वाला है तो एक तो चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। हाँ। दूसरा नंबर है कि अगर वो हाईली डायबिटिक है हाँ। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि हाई डायबिटीज में आपकी इम्यूनिटी कम होती है और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर माहौल आपका साफ सफाई होना चाहिए। अगर आप रिकवरी में भी मास्क पहनिए, मास्क से पोर्स जो है फंगस के हाँ। वो अंदर अंदर आ नहीं सकते। नॉर्मली हम ब्रीथ करते हैं, वो हमारे जाते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अपने आप इसको न्यूट्रलाइज कर देती है और हमें मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब आया स्पोर्स और कब चला गया। लेकिन जो ससेप्टेबल इंडिविजुअल है वो मास्क पहनेंगे तो पोर्स नहीं जाएंगे। जिनको ऑक्सीजन लगी है उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के अंदर जो आपका फ्लो मीटर होता है उसमें पानी होता है एक जगह, वो डिस्टिल वाटर यूज करना चाहिए। कई बार अस्पतालों में या ऐसी जगह पे जहाँ सुविधा नहीं है वो टैप वाटर यूज कर लेते हैं, जिससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार एक ही जो मास्क होता है ऑक्सीजन लगाने वाला वो कई बार दूसरे पेशेंट में यूज कर देते हैं, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान अगर रखा जाए और घर में रहा हुआ मरीज जिसको शुगर नहीं है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और वो लोग जो अभी तक भगवान की दया से कोरोना से वो पीड़ित नहीं हुए हैं और अभी भी, क्योंकि आपने भी जिस तरीके से बातचीत की शुरुआत करी थी, सोशल मीडिया के जरिए काफी भ्रम भी फैलाया जा रहा है, तो उन लोगों में भी कहीं ना कहीं डर है कि ये सबको होना है, जैसे कोरोना हो रहा है अब तो ये सबके बीच ऐसे ही दूसरी बीमारी आ गई है कोरोना के बाद, क्या उसके बारे में भी बिल्कुल गलत। देखिए, कोरोना 2.5 करोड़ लोगों को अफेक्ट कर चुका है। ये तो अभी 5,000 लोगों में नहीं पहुंचा ब्लैक फंगस। तो आप कंपैरिजन करेंगे डेटा से तो कितना बड़ा डेटा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि ये फंगल पहले भी होता था बॉडी में, लेकिन जो ये होता था दो तरह से होता था। एक तो ये मैंने रेस्पिरेटरी रूट बताया, दूसरा है लंग में चला जाए। लंग में जाता है तो इसकी सिम्टम वैसे ही होती है जैसे कोरोना में होती है, यानी कोरोना से रिकवरी के बाद वापस कोरोना जैसी सिम्टम आ जाए, फीवर आ गया, कफिंग होनी शुरू हो गई, तो ये इंडिकेशन होती है कि कहीं लंग्स अफेक्ट ना हो गए हों इस म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस से। तो इस समय आपको डॉक्टर को दिखा के अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। सीटी, एमआरआई कुछ भी करा के ये जानकारी मिलती है, इसकी डिटेल नहीं करूंगा। ठीक है। अब इसके मतलब ये है कि क्या कोरोना की जगह पे क्या ब्लैक फंगस ही प्रेजेंट करेगा? ऐसी संभावना नहीं के बराबर है। ये इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है, माइंड से हटा दीजिए कि आपको बिना कोरोना हुए ये होगा, ये संभावना नहीं के बराबर है, इसके बारे में नहीं सोचना है। इसका मतलब है कि जब कोरोना से रिकवर कर रहे हैं तो आपको, अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है और आपने स्टेरॉइड ज्यादा लिया है, आप ऑक्सीजन वाले बेड में, आईसीयू बेड में रहे हैं जहां आपको ऑक्सीजन ज्यादा दी गई है, तो आप ज्यादा प्रोन है इम्यूनोसप्रेसिव ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, अगर ये सब काम हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता नॉर्मल से कम है तो आपको ध्यान रखना है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, डरना नहीं है, लड़ना है, मुस्कुरा के रहना है, खुश रहना है। जानकारी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि आप एक प्रॉपर इलाज करने के लिए प्रॉपर सेंटर पे चले जाएं। बहुत अच्छी बात और बहुत सही बात आपने, और बहुत सही तरीके से बड़े सरल भाषा में आपने डॉक्टर साहब समझाई। मुझे लगता है तमाम दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं। आगे कुछ एक सवाल और है, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देव, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। देव, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। नमस्कार सर। जी सर, मैं वैक्सीन के बारे में पता करना चाहता हूँ। जब भी मैं कोई मेडिसिन लेता हूँ मेरे शरीर में एलर्जी हो जाती है, क्या वैक्सीन लगवा सकता हूँ मैं? ठीक है। अगर वैक्सीन लगाने के लिए ये छोटी मोटी एलर्जी ऐसी हो जाना जो आप बोल रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेसिफिक बीमारियां होती हैं कई तरह की जिसके अंदर निगरानी में लगाई जाती है, लेकिन आज के दिन मोस्ट ऑफ द वैक्सीन, आप प्राय सभी वैक्सीन लगा सकते हैं इन एलर्जीज में जो आप बता रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर, इस समय में इन्फेक्शन को रोकने के लिए वैक्सीनेशन से बढ़िया उपाय नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी इसके अलावा एक ध्यान रखने की चीज है आप जैसे लोगों के लिए जिनको थोड़ी सी, मान लीजिए ज्यादा एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस और तरह की कोई बीमारियां और वैक्सीन नहीं लगा सके, तो डबल मास्क पहनना इसे आप ना भूलें।
और इसी मामले में मैं एक बहुत आज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। हम सारी बीमारियों की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन असली रामबाण दवा की हम जिक्र ही नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में आज का एक सर्वेक्षण में आया गया है कि 50% लोग मास्क ही नहीं पहनते हैं, और उनमें से सिर्फ 14% लोग जो मास्क पहनते हैं वो सही ढंग से पहनते हैं, बाकी गलत पहनते हैं, यानी उसका मास्क पहनना न के बराबर है। यानी कुल संख्या का 60% लोग ही मास्क पहनते हैं। 2.5 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है हिंदुस्तान में। अगर आज भी नहीं जगे, और आपकी पहली सुरक्षा, डरना तो उससे जो सामने पहाड़ दिख रहा है, चींटी से क्या डरना, चींटी के बारे में लंबे लंबे डिस्कशन करके कि चींटी काटेगी तो क्या हो जाएगा। पहला उस बात को समझिए कि मास्क पहनना, आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना, डिस्टेंस आपको प्रॉपर मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन और हाथ साफ रखना, ये बार बार समझाया जा रहा है। और इस बात को हर एक प्रोग्राम में हर बार इंगित करें, और बड़ी बीमारियों के बारे में इतनी जानकारी रखें कि अगर ऐसी कोई सिम्टम हो तो परेशान ना हो, एक प्रॉपर पर्सन के पास पहुंच जाए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है डॉक्टर साहब, और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, उन पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी वैक्सीनेशन पर बात हो रही थी तो लेकिन उसके बीच में आपने जो मास्क का और इस डेटा का, इस रिसर्च का जिक्र किया है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बहुत सही है कि लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं। पहली बात तो जितने भी लोग लगा रहे हैं वो सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, और जितने भी लोगों को, जैसे आपने बताया कि एक डेटा के साथ इतने ज़्यादा लोगों को अब वायरस है, और वो वायरस के बाद भी या कोरोना से ठीक होने के बाद भी अब आम जिंदगी में लोगों से मिल रहे हैं, या फिर किसी को सिम्टम्स नहीं है वो भी लोगों से मिल रहे हैं। अगर मास्क का प्रयोग सही तरीके से है तो इस कोरोना के, इस वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। और दूसरी बात ये भी कि अगर लोग अभी भी नहीं सचेत हुए और नहीं जागे तो ये इसी तरीके से फैलता रहेगा, और हम इसी तरीके से लड़ते ही रह जाएंगे इससे, और दूसरी बीमारियां घर करती चली जाएंगी, और हम केवल लड़ते ही रह जाएंगे, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने कही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे डॉक्टर साहब और बताएं आप, वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, अब ये भी कहा जा रहा है कि और दूसरी कंपनीज को भी फार्मूला दे दिया जाए ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। अमेरिका में भी जैसे अब डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि मास्क को नेसेसरी नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि जब तक 70% तक वैक्सीनेट ना हो जाए तब तक मास्क का रूल रहे। तो ये तमाम चीज़ें अब यहाँ पर भी शुरू हो गई हैं। मास्क की तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन उस लेवल पर ले जाने के लिए कि हम मास्क को अवॉइड करना शुरू कर सकें, उस बारे में सोच सकें, कहां तक आपको लगता है हम सही ट्रैक पर हैं या कितनी स्पीड में? एक लाइन का आंसर ये है कि आपको वैक्सीनेशन भी लगवाना है और मास्क भी पहनना है। पहला तो ये फाइनल वर्डिक्ट है। बिल्कुल इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हिंदुस्तान की जितनी वैक्सीन है ये तकरीबन 70% में कारगर है। आपने अभी खुद देखा होगा कि 2 वैक्सीन लगाने के बाद हमारे कई इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स जिनकी अभी रिसेंट डेथ हुई है, उनकी डेथ हो गई है कोरोना के कारण। इसका घबराने का नहीं है, इसका मतलब है कि 100% वैक्सीन प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। मास्क का आज भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, मास्क पहनना ही होगा। वैक्सीन आपको बचाएगी, एक मेजर क्राइसिस है, 70% आपको वो ब्लॉक कर देगी, और ये साथ में मास्क आपका होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं कि आप बचे रहेंगे। तो ये जानकारी जरूरी है। बिल्कुल। अमेरिका में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की राजनीति भी इसमें इन्वॉल्व है, और वहाँ फ्रीडम बहुत जरूरी है, और उनकी फाइजर वैक्सीन 95% लोगों में प्रोटेक्ट कर रही है। तो इन आंकड़ों के साथ उनका एक अपना तरीका है। हमें अभी हिंदुस्तान में इस बारे में चर्चा भी नहीं करनी है, और लोगों को मौका भी नहीं देना बात करने का कि वैक्सीन लगाने के बाद हम बिना मास्क के चलें। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी जिसके बारे में अब जिक्र होने लगा है, एक थर्ड वेव की भी बात होने लगी, और कहा जा रहा है कि हमें अगर उससे पहले सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाता है तो हो सकता है हम बहुत ज़्यादा लोगों की जान को तो कम से कम बचा सकेंगे, लेकिन उसी बीच बच्चों का भी उसमें जिक्र हो रहा है कि वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। इन सब चीज़ों के बारे में आप कुछ बता सकें, कुछ क्लियर कर सकें? ये बिल्कुल सच्चाई है कि थर्ड वेव आने वाली है। अब थर्ड वेव के लिए हमारे पास 2 उपाय हैं जी। एक वो उपाय है जो हर भारत का नागरिक एक अपने नेशनल प्रोग्राम के थ्रू अपने आप को कोविड अप्रोप्रिएट
बिहेवियर अपना रखेगा और उसको मेंटेन करेगा। और दूसरा है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन वो तो हथियार है कि अगर आपने पूरी 200 करोड़ वैक्सीन जो हमारी सोच है कि हाँ। हम दिसंबर तक हम तैयार कर लेंगे, हाँ। अगर वो हमने लगा दी लोगों को तो ये हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम चले जाएंगे और जी। थर्ड वेव को हम पराजित कर सकेंगे। हम्म। तो हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है साइड बाय साइड। एक तो मास वैक्सीनेशन करना ही है, ये सरकार की नीति है, और आम आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई कोताही नहीं होगी। इस साल तो होगी नहीं, अगले साल का आपको बताएंगे अगले साल। बिल्कुल, ये चीज़ें, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां, आपने दोनों चीज़ें कही सर, एक तो मास्क और एक वैक्सीन, दोनों ही चीज़ों को हमें बना के ही रखना होगा, और दोनों ही परिस्थितियां अगर सही तरीके से हम बना कर के ले गए तो थर्ड वेव से हम निपट जाएंगे, और हो सकता है आने वाली तमाम वेव से हम निपट जाएं या किसी और भी वायरस से। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि आपने ही इसका जिक्र भी किया था सर, और जो चीज़ें हम देख भी रहे हैं कि मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो कमी देखी जा रही है लोगों में, दूसरा उसी तरीके से ये तो पहला पॉइंट हो गया कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं बहुत अभी पीछे हैं और लैग कर रहे हैं और बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। इससे तो लड़ना ही होगा, और ये फाइट हम खुद से ही लड़ सकते हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा और तेज़ी से हो सके, इन चीज़ों को लेकर भी आगे किस तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं कि हम वाकई जो हमने टारगेट सेट किए हैं हम उसको अचीव कर पाएंगे एक रियल टाइम में। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार, केंद्र सरकार पूरी संवेदनशील है इस मामले में। हाँ, हाँ। और उन्होंने एक आंकड़े दिए हैं कि हम कौन कौन सी वैक्सीन कैसे कैसे लाएंगे, और ये जुलाई ऑनवर्ड्स हमारे पास इतनी वैक्सीन हो जाएगी कि इस बारे में चर्चा नहीं होगी। हाँ। देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हिंदुस्तान में बहुत शुरुआत में तेजी से चलाया जा सकता था, लेकिन उस दौरान में बहुत कंट्रोवर्सीज और बहुत तरह के स्टेटमेंट्स हो गए। कई लोगों ने, प्रांतों ने कोवैक्सीन लौटा दी, कई जगह 5-5 लाख डोज लॉस हो रहे थे। कई लोगों ने भ्रांतियां कर दी कि ये वैक्सीन में बहुत नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो लोगों ने सोचना बंद कर दिया, नहीं जी हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है। सरकार पे जितनी आज पॉलिटिकल पार्टियां मांग रही हैं कि वैक्सीन दीजिए, अगर यही डिमांड वो जनवरी में कर देती कि जी दीजिए, तो सरकार उसी समय ये पॉलिसी बना के और तेजी से करती। उस समय तो लोगों ने मांगा ही नहीं, वो सरकार जबरदस्ती कर रही थी कि लगाइए लगाइए आप लगाइए, और लोग लेने को तैयार नहीं, पड़ी हुई है वहां पे जी, पूरे दिन भर में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वेस्ट हो रही है दवाइयां। तो हम इन राजनीतिक चीजों से हटके अगर मिलके अगर एक अच्छा संवेदनशील प्रोग्राम बनाएंगे तो ये तय है कि हम दिसंबर तक वैक्सीनेट कर लेंगे पूरी हमारी पॉपुलेशन को, जो विश्व का एक बड़ा कीर्तिमान होगा। और थर्ड वेव जो कि बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है, सब जानते हैं, हम उसको अवॉइड करेंगे। क्योंकि अब जो वेव आएगी और जिस तरह संक्रमण होगा और जिस तरह म्यूटेशन चल रहे हैं, ये बहुत तकलीफ वाली स्थिति होगी। पहली वेव से सेकंड वेव में आपने देखा कि संक्रमण किस तेजी से बढ़ा है और कितने फास्ट बढ़ा है और कितने यंग लोगों को अफेक्ट किया है। अब ये बच्चों में जब होगा तो त्राही त्राही हो जाएगी। तो लोगों को आज ही सतर्क हो जाना चाहिए और अपने आप में एक प्रण लेना होगा कि हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और सरकार अपना कर्तव्य पूरा करे, अपोजिशन इंश्योर करे कि सरकार के काम में वो सहायक बने और ये कार्य अच्छा निपटे। एक आखिरी सवाल सर, बहुत सरल, और मैं खुद से जोड़ करके वो पूछना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मेरे जैसे और भी बहुत से परिवार होंगे। मेरी एक छोटी सी बच्ची है 3-3.5 साल की, मैं वैक्सीनेशन करवाता हूँ, और उसके बाद भी क्या मुझे ये डर रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे 3-3.5 साल के बच्चे को मास्क लगा करके हम जब भी जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि मास्क लगाएं, लेकिन बच्चे उसको बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते उन चीज़ों को। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि या तो हम दूरी रखें या घर पे ही रहें, और अगर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है तो मास्क तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद भी क्या मैं अपने बच्चे के लिए वो डर मेरे मन में रहेगा या रहना चाहिए कि थर्ड वेव में मेरे बच्चे को कोई नुकसान या कोई बीमारी इस तरीके से चपेट में ना ले ले? सर, उसको अगर थोड़ा सा ये डर मेरे और मेरे जैसे तमाम माता पिता का दूर कर सकते। देखिए, अगर आप घर से बाहर काम कर रहे हैं, जाते हैं जी, तो आप कैरियर होने के चांस हैं। अगर आपने बढ़िया से डबल मास्क पहना है
तो आपको एक तरह से हम ये, और अगर आप अपने बारे में बहुत श्योर हैं कि आपने हाथ हर जगह साफ रखा है, आपने मुंह पे हाथ नहीं लगाया है, हाँ। और आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा किया है, तब तो आप घर में आइए, बैठिए। लेकिन फिर भी बच्चों को गोद में सामने तुरंत न लेके थोड़ा डिस्टेंस में रख के बात करेंगे तो बेहतर है। आने के बाद, बाहर से आने के बाद नहाइए, स्टीम लीजिए, गार्गल करिए। ये कई तरह की चीजें हैं जिसको आप पूरा निभाएंगे तो आप इंश्योर करेंगे कि बच्चे के संक्रमण से उसको बचाया जाए। बिल्कुल। लेकिन 100% बचाना है तो थोड़ा डिस्टेंस रख के बात करने में ही अच्छा है। जो माँ उसके घर में रहती है, साथ जो लोग साथ रहते हैं वो उसके साथ रहें, जो बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ। अगर आप पूरी सुरक्षा चाहते हैं हाँ। इसके बाद अगर आगे के लिए चाहते हैं कि बच्चों का जब इन्फेक्शन होगा, थर्ड वेव अगर आएगी और बच्चों में ज्यादा होगा संक्रमण, तो ये सेम चीजें आपको और स्ट्रिक्टली मेंटेन करनी है। बिल्कुल। इसके अलावा उपाय नहीं है। बहुत अगर बाहर आप जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वायरस आप लेके आने के लिए पॉसिबिलिटी है, चाहे पॉसिबिलिटी 1% है चाहे 10%। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बातों से खुद मुझे भी और मेरे तमाम दर्शकों को भी मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। और हर किसी को खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बना के रखें, ताकि हम खुद को तो बचाएं ही, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, और जो देश का भविष्य बनने वाले उनको भी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लखोटिया, आप जुड़े और तमाम पहलुओं पर आपने खुल करके बात की और बड़े तरीके से और सरल भाषा में जो है आपने समझाया। इस बातचीत से और इस कार्यक्रम के जरिए केवल एक मैसेज जो हमें ले लेना चाहिए वो ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अगर हमने नहीं बनाया और इसे छोड़ करके हम चलते रहे तो बहुत बड़े नुकसान की तरफ शायद हम जा सकते हैं, और उससे फिर बचाने वाला शायद कोई ना हो। अस्पताल क्योंकि भरे होंगे, डॉक्टर सब व्यस्त होंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कि किस तरीके की परिस्थितियां होंगी। तो ख्याल रखें अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का, आस पड़ोस सब मित्रों का ख्याल रखें और खुद का भी ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बना करके रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।